हेलो बच्चों, तो आज देखो यार हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास ऑफ कंपाउंड्स का स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड्स कहे तो क्या? तो यार क्लास ऑफ कंपाउंड्स का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनका स्टडी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसका हमें क्लास 11th और 12th में स्टडी करना होता है। तो एक तो यार हाइड्रोकार्बन, जो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा आप अल्काइल हैलाइड जैसे हेलो अल्केन्स या हेलो एरेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हो गया आपका अल्कोहल, फेनॉल, ईथर और एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अलावा आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सभी चैप्टर का स्टडी करना होता है आपको क्लास 11th एंड 12th में। तो देखो यार, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्टडी है, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो होता है रिएक्शन को याद रख पाना। मतलब यार बच्चे परेशान हो जाते हैं रिएक्शन को याद कर करके, लेकिन यार एक दिन रिएक्शन याद करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, फिर अगले दिन यार किसी तरह से याद की, फिर उसके अगले दिन भूल जाते हैं। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रिएक्शन को कैसे याद रखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यार मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपको यार दिमाग में सेट रखना है। पहले चीज़ें क्या करना है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है ना, वो आपको याद रहे लॉन्ग टाइम के लिए। तो पहला तो ये कि आप जो नोट्स बनाओगे ना, वो एक ही नोट्स बनाओगे। मतलब ये कि आप हो सकता है यार एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो। जैसे हाइड्रोकार्बन की मैं बात किया, तो हो सकता है यार हाइड्रोकार्बन आप स्कूल में पढ़े हो सकता है कोचिंग में पढ़े हो सकता है आप ऑनलाइन पढ़े होगे, हो सकता है यार आप बुक से पढ़े हो, अलग अलग तरह से हो सकता है आप पढ़े हो। लेकिन जो आप नोट्स बनाओगे ना यार, वो एक ही जगह से कहीं बनाना। मतलब नोट्स आपका एक होना चाहिए। मतलब सबको कंबाइन करके यार एक अपना नोट्स बनाओ, जिसमें यार आप अपने तरीके से रिएक्शन को सिंपल वे में, इजी वे में लिखो, जिससे कि आपको रिएक्शन याद हो जाए तुरंत। और अपना एक, और जब भी रिएक्शन को याद करना हो ना, जब भी रिएक्शन को रिवाइज करना हो, तो यार आप उसी नोट से रिवाइज करना, उसी नोट से रिएक्शन को आप याद करने की कोशिश करना। इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको पता होगा यार। अच्छा, कॉपी के इस पेज में यार ये वाला रिएक्शन था, अच्छा इस रिएक्शन के आगे ये रिएक्शन था, इस रिएक्शन के पीछे ये रिएक्शन था। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में छप जाता है। इसीलिए एक ही जगह से पढ़ना। अलग अलग कॉपी में क्या होता है, थोड़ा यार मिक्सअप हो जाता है। उस कॉपी में कहीं और लिखे थे यार, उस कॉपी में वो रिएक्शन कहीं और लिखे थे, मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए यार एक जगह रिएक्शन लिखना और एक ही जगह से याद करना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को याद करने के लिए, आप रिएक्शन को ज़्यादा रटना नहीं है यार, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और 10 क्वेश्चन को याद करने से बेहतर है ना, आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस पर बेस्ड। तो आपको कहीं ना कहीं वो इजी वे में और लॉन्ग टाइम तक यार वो रिएक्शन याद रह जाएगा। इसीलिए यार कोशिश करना कि जैसे मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जहां भी आपको मिलते हैं ना, उसको प्रैक्टिस करना है। ताकि यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर आपको रटने का टेंशन नहीं है। तो यार दूसरा ये हो गया। और तीसरा तरीका जो है ना, वो है आप मतलब पर डे रिएक्शन को रिवाइज करना। ये अल्टीमेट वे है भाई, इसके अलावा और कोई रामबाण नहीं है। यदि आप सोच रहे हो कि आप आज पढ़ लियो और 3 महीने के बाद यदि तुम खोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुम्हें वो रिएक्शन याद रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसका एक ही मात्र इलाज है यार, पर डे 15 मिनट, कम से कम यार 15 मिनट समय निकालना कि यार हम रिएक्शन को पर डे रिवाइज करें 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये 3 दिन यार मतलब 3 चीज़ को फॉलो करना है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस को याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मैं यहाँ जो समझाऊंगा ना, रटना तो यार है नहीं आपको। हर एक रिएक्शन को यार समझना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह से कोई रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इस हर एक चीज़ को समझना है। तो चलो यार फिलहाल स्टार्ट करते हैं यार हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्केन्स। तो आप लोग हेडिंग डाल लो थोड़ा अच्छे से। क्या डालोगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कुछ पता चल रहा है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन को ही कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ही हाइड्रोकार्बन कह दिया जाता है। और फर्दर ये जो हाइड्रोकार्बन हम लोग देख रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन जो देख रहे हैं, फर्दर इसका 3 क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फर्दर इसका 3 क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कौन कौन सा यार? अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। बच्चा यार जानता है।
तो पहला हो गया अल्केन्स, दूसरा हो गया अल्कीन्स और तीसरा हो गया अल्काइंस, ये चीज। अच्छा, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला GF, कुछ और मत समझना यार तुम लोग। GF जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा अल्केन का? CnH2n+2। अल्किन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। और अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अच्छा, अल्किन्स का यार मैंने गलत लिख दिया, CnH2n, और इसका क्या हो जाएगा? CnH2n-2। तो अल्केन्स, एल्किन्स और अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया। हम लोग को यार हाइड्रोकार्बन ये तीनों को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज जो अपने स्टडी करेंगे वो यार अल्केन्स का स्टडी करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं यार अपने अल्केन्स का स्टडी। सबसे पहले अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फार्मूला तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और एक चीज याद रखिएगा, अल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैराफिन्स। पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं? तो ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर, मतलब अल्केन्स होता है ना वो बहुत ही नॉन रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट किसी से नहीं करता है, इसलिए अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर और इनर्ट बिहेवियर। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका अल्कीन, अल्केन्स का जनरल फार्मूला, पैराफिन्स इसे कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है अल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड। तो देखो यार, हम लोग सब मेनली पढ़ते हैं ना किसी भी कंपाउंड्स में, पहले तो यार उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, मतलब यार उसको कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या मेथड्स है जिससे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसके जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है उसका स्टडी करते हैं। और फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और जो उसके इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं उसका स्टडी करते हैं। केमिकल टेस्ट का मतलब क्या? तो केमिकल टेस्ट का मतलब आपको कोई दो कंपाउंड दे दिया गया, मान लिया आपको एक अल्केन्स दे दिया गया, दूसरा एल्कीन्स दे दिया गया, और आपको यार बताना है इस अल्केन्स और एल्कीन्स में कौन अल्केन और कौन एल्कीन है। कैसे बताओगे? तो यार अल्केन और एल्कीन कहीं लिखा तो नहीं यार अल्केन अल्केन, तो फिर आपको क्या कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे। उस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे आप बताओगे कि ये अल्केन है और ये एल्कीन है। तो उसे हम लोग केमिकल टेस्ट के अंडर पढ़ते हैं, तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल जो अल्केन्स है इसका हम लोग अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो चलो यार आप लोग भी हेडिंग डाल लो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो इसको प्रिपेयर करने का यार बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो है अल्केन्स को प्रिपेयर करने का वो है फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। पहला मेथड क्या है? फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस से हम लोग अल्केन प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं यार जरा देख लो। C+C ऐसा है, इसका हाइड्रोजिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेटिनम और पैलेडियम, मतलब H2 का एडिशन करवा रहे इस अल्कीन के ऊपर। H2 का एडिशन, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोजिनेशन। क्या होगा यहाँ पे? तो ये अल्कीन जो दिख रहा है ना, इसका एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। देखो यार रिएक्शन जो होता है ना उसको समझना है, तब तो यार रिएक्शन याद होगा। यदि सोचोगे रिएक्शन को रट लेना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन तो याद होने से रहे आपसे। इसीलिए यार रिएक्शन को, हर एक रिएक्शन को यार समझना है। अल्कीन है, H2 का एडिशन करना है, क्या करना है यार? यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर देना। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ पे। देखो दो हाइड्रोजन है ना, तो एक एटम इसके ऊपर एक एटम इसके ऊपर आकर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? एक H यहाँ आ गया, एक H। अच्छा यार ये जो हम लाइन ड्रॉ किए ये क्या है? इसका सुंदरता बढ़ाने के लिए ड्रॉ किए हैं क्या? नहीं, ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी जस्ट हम लोग इसके टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए दिखलाते हैं। मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ दिख रहा था, 2 और ये किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो वो 2 जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना वो कोई ना कोई वहाँ पे आइटम लगा हो सकता है यहाँ पे H हो सकता है यहाँ पे भी H हो सकता है यहाँ C हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो इस तरह से ये एल्कीन था। एल्कीन में जब H2 का एडिशन कर रहे, इंपॉर्टेंट है ना कि H2 का जो एडिशन होता है वो किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। क्या बना दे रहा फाइनली प्रोडक्ट, देख लो यार, एल्केन बना दिया। क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। देख लो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल यार इसका एक दो रिएक्शन देख लो यार, सिंपल सा। जैसे मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, H2 का एडिशन, प्लैटिनम है कैटलिस्ट लिए हुए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ CH2 तो पहले से था, यहाँ पे भी CH2 था, एक H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, एक H इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। बड़ा ही रिएक्शन सिंपल है। क्या नाम इसका लिख सकते हैं, कौन सा ये कंपाउंड बन चुका, CH3 दैट इज इथेन बन चुका है। समझ आ रहा है ना, तो ये इथेन का प्रिपरेशन किया। इसी तरह से यार ऐसा भी हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H2 का एडिशन कर सकते हैं, PD निकल प्लैटिनम जो लेना यार ले सकते हो, सब चलता है। क्या बनेगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट यार, ये बताना है तुम्हें। तो क्या करना है यार, जस्ट बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद एक H इस कार्बन पे, एक H इस कार्बन पे ऐड कर देना है, प्रोडक्ट बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, CH3 एक H जैसे इस कार्बन पे ऐड होगा तो ये CH2 बन जाएगा, और इस पे जब हम H ऐड करेंगे तो ये CH3 बन जाएगा। दैट इज क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, प्रोपेन बना दिया। तो इस तरह से यार हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का नाम क्या, हाइड्रोजनेशन। क्यों, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए हाइड्रोजनेशन कह दिया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक दो चीज देखो यार, आप याद रखना, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है ना, आपका रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। रूम टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो यार, कितना रिएक्शन फास्ट हो रहा होगा ये। मतलब यहाँ पे प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तभी तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जा रहा है। लेकिन निकल के केस में ये रिएक्शन जो है ना हाई टेम्परेचर पे होता है। कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। और इसलिए यदि निकल के केस में हमें यदि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को कराना है तो ऐसे में हम लोग निकल ना यूज कर रेनी निकल यूज करते हैं। निकल ना यूज करके क्या करते हैं, यूज रेनी निकल यूज करते हैं। रेनी निकल क्या होता है, क्या होता है रेनी निकल, तो ये निकल और एल्युमिनियम का एलॉय होता है इन पाउडर फॉर्म। निकल एल्युमिनियम एलॉय होता है किस फॉर्म में, इन पाउडर फॉर्म। तो इसे हम लोग रेनी निकल नाम देते हैं। और इसके प्रेजेंस में क्या होता है, पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, और सरफेस एरिया के बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, और इसलिए ये रिएक्शन भी जो है अब वो रूम टेम्परेचर पे होने लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को, इस रिएक्शन को याद रखना तुम लोग। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से हम लोग अल्केन कैसे बना रहे हैं, एल्कीन से अल्काइन बना रहे थे। यही रिएक्शन को हम लोग अल्काइन से भी अल्केन बनाने के लिए यूज कर सकते थे। कैसे यार, समझो यार इस चीज को भी। मान लो हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, H2 का एडिशन किए हम लोग PT PD या NI के प्रेजेंस में, यार रेनी निकल हो सकता है यार। क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, सबसे पहले एक H2 ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक H इधर आके ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ये समझना यार, ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आया। एक बॉन्ड को ब्रेक किया ना, एक H इस कार्बन पे, एक H इस कार्बन पे ऐड किया, बन गया यार ये इथीन। लेकिन यहाँ पे यदि H2 और भी एक्सेस में है तो H2 इस एल्कीन में भी तो ऐड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एल्कीन में ऊपर देखे ना, एल्कीन में H2 ऐड होकर एल्केन बना देता है। तो एल्काइन से पहले तो एल्कीन बनता है, लेकिन ये एल्कीन फिर H2 PT या जो भी हो कैटलिस्ट, इसके प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, फाइनली प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देगा यहाँ पे, CH, यहाँ पे 2 है ना, अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या बना दिया फाइनली CH3। अगेन देख लो क्या बन रहे हैं, एल्केन ही बन रहा है। मतलब आप एल्काइन से भी एल्केन बना सकते हो। इसी तरह से यार मान लो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, केवल H2 निकल दे दिया जाए, ठीक है ना, जो भी हो निकल प्लैटिनम पैलेडियम सब चलता है। आप क्या बनाओगे आप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, तो केवल H2 निकल दे दिया जाए ना, तो आप हमेशा पहले एल्काइन से तो एल्कीन बनेगा, फिर एल्कीन से एल्केन बनता है, तो फाइनली आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे यदि H2 निकल केवल दिया है तो आप ऐसे में क्या लिखोगे, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3।
फाइनल प्रोडक्ट ये बनाओगे। कैसे बन रहा होगा यार, तुम लोग समझ रहे होगे। पहले एच एच एक ऐड होगा, फिर से दूसरा H2 आएगा, फिर से एच एच ऐड करके वो बना देगा। अच्छा, यदि इसी सवाल में यदि ऐसा होता, समझना, यदि इसी सवाल में ऐसा होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 यहाँ पे लिखा होता 1 इक्विवेलेंट यूज कीजिए आप, क्या बनाते आप प्रोडक्ट। यदि 1 इक्विवेलेंट लिखा होता तो क्या बनाते प्रोडक्ट। यदि 1 इक्विवेलेंट लिखा है ना, तो ऐसे में अल्काइन में केवल एक ही H2 का इक्विवेलेंट, एक ही मोल H2 ऐड करना है, मतलब फिर आपका प्रोडक्ट ये बनता CH3C ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड टूटता, एक H यहाँ पे आता, एक H यहाँ पे आता, मतलब आपका अल्काइन से ये एल्कीन बन जाता। समझ रहे? हाँ, यदि यहाँ पे H2 का 2 इक्विवेलेंट लिख दिया जाए तब तो यार सोचना ही नहीं है, H2 और साथ में आपको लिख दिया गया 2 इक्विवेलेंट, तब तो यार सोचना ही नहीं है। क्या बना दोगे, पहले अल्काइन से एल्कीन बनेगा और फिर एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हाइड्रोजनेशन मेथड है, मतलब ये जो भी हम लोग एल्कीन से अल्काइन बना रहे या अल्काइन से एल्केन बना रहे, ये सभी में हम लोग H2 का एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ये फर्स्ट मेथड हो गया अल्केन प्रिपेयर करने का फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइन। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यार? नहीं, कोई दिक्कत हो यार आप लोग कमेंट में बताना यार, आप लोगों का दिक्कत जो है ना सॉल्व कर दिया जाएगा तुरंत ही। चलो यार हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को यार जनरली हम लोग RX लिखते हैं, ठीक है ना। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है RX, अल्काइल हैलाइड। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, X का मतलब हैलाइड। अल्काइल समझते हो ना, किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उसको अल्काइल कहते हैं। जैसे CH4, CH4 क्या है, मीथेन, एक अल्केन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो क्या मिला, CH3। ये क्या हो गया, अल्काइल हो गया। एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे लगा देना, क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 3 ही बॉन्ड बना रहा है तो एक फ्री वैलेंसी दिखलाना पड़ेगा। इसी तरह से मान लो C2H6, ये कौन सा कंपाउंड है, इथेन है, मतलब ये भी एक तरह से अल्केन है, CnH2n+2 है ना, अल्केन। तो अल्केन है तो अगेन यहाँ से भी एक H निकाल लो, एक H निकालेंगे तो उसके बदले एक फ्री वैलेंसी आएगा, तो ये भी क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते तो हमें अल्काइल ग्रुप मिलता है, और इसी अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक बुक में अल्काइल ग्रुप को R से और हाइड्रोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन में क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 4 हाइड्रोजन आ सकता है। फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन। तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्केन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखो अल्काइल हैलाइड से अल्केन प्रिपेयर करने का मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चलो यार इतने सारे मेथड हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखना, पहला जो मेथड है ओड्स रिएक्शन। क्या होता है यार, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड से एल्केन यदि हमें बनाना है, एल्केन का मतलब X को हटा के वहाँ पे जोड़ देना। ये तो एल्काइल ग्रुप था ना R, एल्काइल में यदि हम H ला दिए तो फिर से यार वो अल्केन ही बन जाएगा। एल्काइल कैसे बनाता है, एल्केन में से जब हाइड्रोजन निकाले थे तो अल्काइल बनाता, और यदि हम उसी अल्काइल में H जोड़ देंगे तो अल्केन बन जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का क्या क्या मेथड हो सकता है, एक तो ओड्स रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन जो है वो है फिटिंग रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन जो है वो ओड्स फिटिंग रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन एक ही टाइप का है, बस नाम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम एक एक करके सब रिएक्शन को देखेंगे। नाम पे बच जाना यार, थोड़ा आप लोगों को नया नया नाम मिलेगा, लेकिन वो 2 बार 4 बार पढ़ोगे ना तो यार याद हो जाएगा आप लोगों को भी। ओड्स फिटिंग रिएक्शन, फिर नेक्स्ट है उल्मन्स रिएक्शन, नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, नेक्स्ट कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस,
नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके बाद एक और है फ्रॉम मेटल्स एंड एसिड। फ्रॉम मेटल्स एंड एसिड्स मतलब यार इतने सारे रिएक्शंस हैं आपके एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का। मतलब समझ रहे हो यार, रिएक्टेंट आपका अल्काइल हैलाइड है और हर जगह आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एल्केन ही बन रहा है, लेकिन केवल अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के ये आपको 8 डिफरेंट वेज आपको दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट वेज है। मतलब सभी में यार रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट सेम, बस और बस ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ये चेंज होने वाला है। कितना आसान है ना, रिएक्टेंट भी वही प्रोडक्ट भी वही बन रहा है, बस और बस याद क्या रखना है केवल, हाँ रिएजेंट याद रखना, रिएक्शन का नाम याद रखना है। तो बस यार इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं यार, एक एक रिएक्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ताकि यार रिएक्शन को याद करना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से हम लोग करेंगे, वुड्स रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन जो है ना VVI दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो जितने भी रिएक्शंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो अभी हम लोग पढ़े थे ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ये रिएक्शन आगे हमें फिर से एल्कीन और एल्काइन जब चैप्टर मतलब इसी में हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स सभी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एल्केन्स के बाद एल्कीन्स और अल्काइंस का स्टडी करने वाले, तो वहाँ पे ये वाला जो पहला रिएक्शन था ना वो आगे मिलने वाला। फिर से ये जो वुड्स रिएक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपको आगे चलकर जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स 12th का फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर है, तो वहाँ पे आप लोग को ये वुड्स रिएक्शन फिर से मिलने वाला है। इसीलिए यार ये सब रिएक्शन अभी आप अच्छे से पढ़ लो ताकि यार आगे चलकर आपको फिर से इस पर मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अरे वहाँ हम आपको डिटेल में बताएंगे भी नहीं, हम तो सीधा सीधा बोल देंगे आप लोग यार हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ाए थे, इसीलिए यार यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, आगे का भी काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन तो देखो वुड्स रिएक्शन का डिफाइन करना होगा किस तरह से कर सकते हैं समझना। व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium metal in dry ether, it gives higher alkane containing even number of carbon atoms। अंग्रेजी में इतना कुछ लिख दिया ना, चलिए उसको भी भूल जाओ, बस मैं एक रिएक्शन लिखूंगा तो मैं सब कुछ समझ आ जाएगा। RX प्लस सोडियम, ड्राई ईथर को मैं DE लिखा करूंगा, ठीक है ना, DE दैट इज ड्राई ईथर। प्रोडक्ट देखो यार किस तरह से बनाना होता है यार, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। RX का यहाँ पे हम 2 इक्विवेलेंट लेते हैं और सोडियम का भी 2 लेते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है वो मैं पहले बना देता हूँ, RX प्लस 2NX। अब ये कैसे बनता है इसे हम आपको समझाते हैं। देखो यार RX का 2 इक्विवेलेंट है, RX हम लोग 2 मोल लेते हैं। प्रोडक्ट देखो यार बनाना बहुत ही इजी होता है। देखो करना क्या है ना, इस X को तोड़ देना है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और ब्रेक करके इधर भी डॉट इधर भी डॉट, डॉट का मतलब फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो इधर भी फ्री रेडिकल आएगा, इधर भी फ्री रेडिकल, इधर भी तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल, इधर भी फ्री रेडिकल, और ये जो R डॉट दिख रहा है उसको इस R डॉट के ऊपर जाके चिपका दो, जोड़ दो। मतलब यहाँ पे ये 2 R डॉट को फेस टू फेस करो और ये डॉट डॉट दोनों के ऊपर से हटाओ और इस दोनों डॉट के ऊपर हटा के इसको जोड़ दो बॉन्ड से। मतलब ये R डॉट इस R डॉट के साथ क्या बना दिया, RR दैट इज एल्केन, क्योंकि ये भी अल्काइल ग्रुप ये भी अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन आपस में जुड़ गया बन गया एल्केन, सबका यार वैलेंसी फिक्स। प्लस ये X डॉट जो बचा यार उसका क्या होगा, तो सोडियम बचा है ना, 2 सोडियम लिए है ना, एक सोडियम इस X के साथ कंबाइन कर जाएगा, एक सोडियम इस X के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा 2NaX। क्लियर है किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। देखो ये जो वुड्स रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है ना, मैकेनिज्म का मतलब होता है यार रिएक्शन का इन डेप्थ एनालिसिस, रिएक्शन का पोस्टमार्टम। मतलब एक रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार इतना सिंपल नहीं होता है।
मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया एक स्टेप में, लेकिन एक्चुअली में इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वन बाय वन। मतलब पहले ये RX कुछ और बनाता है, फिर वो कुछ और बनाता है, फिर जाके आपको फाइनली अल्केन मिलता है। तो जो इसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, इनका जो इन डेप्थ एनालिसिस है रिएक्शन का, उसको हम लोग अलग से करेंगे और उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है, जैसे वुड रिएक्शन और जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सभी रिएक्शंस का आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। जैसे अभी हम ऊपर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ें, उसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना, जितना बताया उतना आपके लिए काफ़ी है। वुड रिएक्शन में भी मैं जितना बता रहा हूँ काफ़ी है, 98%। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैं अलग से रिएक्शंस का पोस्टमार्टम करूँगा। पोस्टमार्टम का मतलब उसमें मैकेनिज्म और बाकी डिटेल्स को भी वहाँ पे आपको बताऊंगा। फिलहाल जितने काम के हैं ना, आपका जेईई नीट के लिए तो यार काम काफ़ी हो जाएगा जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देने वाला हूँ। प्लस आपका यार बोर्ड वोर्ड आपका दे रहे होते यार, उसके लिए भी यार सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए। तो बस आपको जो मैं समझा रहा हूँ यार उसको समझना है। RX मिलकर RR प्लस NX बना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं R की जगह पे CH3Cl प्लस Na ड्राई ईथर। अच्छा, यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों ले जाता है, ये भी एक सवाल बनता है। तो देखो यार, सोडियम को यदि वाटर मिल गया ना, तो सोडियम को यार वाटर के साथ बहुत लगा हुआ है। सोडियम को जैसे वाटर दिख गया, तुरंत यार वहाँ पर रिएक्शन वायलेंट हो जाएगा और तुरंत यार सोडियम उसके वाटर के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस लिबरेट कर देगा। इसीलिए सोडियम को यार वाटर से दूर रखना है, और इसलिए हम लोग यहाँ ईथर जो है वो मॉइस्ट ईथर ना लेकर ड्राई ईथर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम इसके साथ रिएक्ट करे ना कि इसके साथ रिएक्ट करे। तो इसको यार सोडियम को यार इससे दूर रखने के लिए ड्राई ईथर हम लेते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो यार यहाँ पे 2 और ये भी 2। देखो यार, ये क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो उसमें 2 नहीं लिखा रहेगा, आपको बस अल्काइल हैलाइड लिखा मिलेगा और सोडियम ड्राई ईथर मिलेगा लिखा हुआ। आपको समझ जाना है कि यार अल्काइल हैलाइड का हमें 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ सोडियम का भी हमें 2 मोल लेना पड़ेगा। ये आपको यार खुद से समझना है। तो अब यदि 2 मोल लेते हैं तो देखो यार क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl प्लस CH3Cl। 2 इक्विवेलेंट ले लिए, 2 मोल, 2 इक्विवेलेंट बोलो 2 मोल बोलो, बात बराबर है, ठीक है ना। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, 2 मोल और 2 इक्विवेलेंट बात बराबर है। होगा क्या, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, आगे क्या होना चाहिए यार, बोल, ये CH3 डॉट इस CH3 डॉट के ऊपर जाके चिपका दो, मतलब ये CH3 डॉट के ऊपर ये CH3 चिपक जाएगा, क्या बना देगा CH3 अब प्लस 2 NaX। समझ रहे हो, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है डॉट डॉट में, इधर भी ब्रेक करना है डॉट डॉट में, और दोनों डॉट को आपस में लाके जोड़ देना है। मतलब यार लेमन लैंग्वेज में यदि हम बोले ना तो करना क्या होता है ना, इसमें एक RX आपका ऐसा है प्लस दूसरा RX को आप ऐसा लिखो और ये XX यहाँ से निकाल दो, आपका बन गया ये R और ये R को जोड़ दो, और ये XX जो है वो आपका 2NX। ये हो गया लेमन लैंग्वेज में। लेमन मतलब समझते हो ना यार, मतलब पढ़े लिखे नहीं भी हो ना उसको भी समझाएंगे, ये चीज़ तो समझ में आ जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाना होता है। चलो इसमें एक और देख लेते हैं, CH3CCH3 HCl सोडियम ड्राई ईथर। अब यहाँ पे 1 2 इक्विवेलेंट अब कहीं नहीं लिखे हुआ, तुम लोग यार खुद से समझना है। देखो ये अल्काइल हैलाइड है ना, ये अल्केन पार्ट Cl लग गया, अल्काइल हैलाइड हो गया, सोडियम ड्राई ईथर है। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, इसका 2 इक्विवेलेंट लो यार और दोनों को जोड़ दो, CH3 CH CH3 यहाँ पे है Cl प्लस फिर से अब इसको उल्टा करके लिखो ताकि यार ये Cl यहाँ से हटाने में आसानी हो जाए हमें। CH यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी ये Cl हटाओ, यहाँ पे एक डॉट आएगा, एक डॉट यहाँ पे। देखो तरीका क्या है यार, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे तो Cl पे डॉट, इस पे डॉट, और इस डॉट को इस डॉट के साथ जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें फाइनल प्रोडक्ट, CH3 CH CH3, फिर यहाँ पे CH CH3 CH3। समझ रहे हो। तो देखो यार एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है ना उस रिएक्शन में उसको समझना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या छिपी है। यदि आप अल्काइल हैलाइड जो ले रहे हो उस रिएक्शन में, यदि मान लो आप यहाँ पे एक कार्बन वाला ले रहे हो सोडियम ड्राई ईथर, तो जो आपको प्रोडक्ट में जो अल्केन मिलने वाला है उसमें आपको 2 कार्बन एटम मिलेगा। कैसे, यदि एक लिए हैं तो ये एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके 2 कार्बन वाला अल्केन बना देता है। यदि आप यहाँ 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिए हो तो प्रोडक्ट में आपको कितना कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, 4 वाला मिलेगा। यदि इसी तरह से यदि 3 कार्बन वाला लिए हो अल्काइल हैलाइड तो प्रोडक्ट में आपको 6 कार्बन वाला अल्केन मिलने वाला है। 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिए हो तो प्रोडक्ट में आपको 8 कार्बन वाला अल्केन मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ,
रिएक्टेंट में आप जो भी अल्काइल हैलाइड ले लो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला, जो प्रोडक्ट में आपको अल्केन मिलेगा ना वो आपको इवन नंबर वाला ही मिलेगा। तो इसका एक डिमेरिट्स उर्ज रिएक्शन का हम बोल सकते हैं कि उर्ज रिएक्शन से हम लोग केवल वही अल्केन बना सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। मतलब आप इथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो, ऑक्टेन बना सकते हो, ये सब तो बना सकते हो, लेकिन आप मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन ये सब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो डेफिनेशन जरा देखना, डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था, when Rx is treated with sodium metal in dry ether, चलो ये तो समझ में आ रहा, it gives higher alkane। हायर alkane क्यों लिखा गया था समझ में आया? क्योंकि यार यहाँ पे जो एल्केन मिल रहा है ना उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गया। रिएक्टेंट में जो हम लोग ले रहे थे अल्काइल हैलाइड उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक था ना, तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन वाला एल्केन मिल रहा है। रिएक्टेंट में यदि 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में हमें 4 कार्बन वाला एल्केन मिल रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट में जो आपको मिल रहा है वो हायर एल्केन मिल रहा है कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि यार जो प्रोडक्ट में एल्केन मिलेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो यार इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया था। क्लियर है ये चीज़? चलो यार गुड। अब इसी में देखना ये जो उर्ज रिएक्शन है, यदि हम इसका ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन देखें, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब जो अल्काइल हैलाइड हम लोग ले रहे हैं वो RBr भी हो सकता है, RCl भी हो सकता है, RI भी हो सकता है, RF भी हो सकता है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो यदि अल्काइल हैलाइड में हम RI लिए हुए हैं उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, देन RBr का, देन RCl का और देन RF का, ये F है, ठीक है ना। RI सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है, देन RBr, देन RCl, देन RF। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। यानी आपके पास मान लो 2 ऑप्शन है, आप RI बॉन्ड को पहले ब्रेक करोगे उस रिएक्शन में या RBr को ब्रेक करोगे, तो RI को पहले ब्रेक करोगे। इसी तरह से मान लो आपके पास 2 ऑप्शन आता है, RBr को ब्रेक करना और RCl बॉन्ड को ब्रेक करना, तो पहले आप इसको ब्रेक करोगे, RBr को ब्रेक करोगे। क्यों? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में फास्ट। समझ में आ रहा है? तो ये तो यार उर्ज रिएक्शन हुआ। इसमें क्या हो रहा था, एक अल्काइल हैलाइड सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड से कंबाइन करके आपको अल्केन बना के दे रहा था। इसमें 2 और कैटेगरी है उर्ज रिएक्शन में। 2 कैटेगरी कौन कौन सा है? तो जो सेकंड कैटेगरी है ना वो है क्रॉस उर्ज रिएक्शन। क्रॉस उर्ज रिएक्शन, क्रॉस उर्ज रिएक्शन का मतलब क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझें। क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है ना डिफरेंट हो जाएगा, मतलब अब आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हो सोडियम डाइईथर के परचेस में, तो ऐसे में आपको अल्केन्स मिलेगा। लेकिन ये जो उर्ज रिएक्शन हो रहा है ना, इसी उर्ज रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्रॉस उर्ज रिएक्शन। क्या मतलब है यार, इसको जरा हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे एक CH3Cl लिए प्लस दूसरा हम अल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl अब प्लस सोडियम डाइईथर तो है ही। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है तुम्हें। थोड़ा सा यार सोचो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा या मोर देन 1 प्रोडक्ट्स बनने वाला है। सोचो यार थोड़ा वीडियो पॉज करके, मैं बताता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। CH3Cl जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या CH3Cl का सिंगल एक ही मॉलिक्यूल रहा होगा क्या रिएक्शन में? एक ही मॉलिक्यूल रहा होगा? नहीं ना यार, बहुत सारा CH3Cl का मॉलिक्यूल्स पड़ा होगा रिएक्शन मिक्सचर में। इसी तरह से CH3CH2Cl का भी एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना रहा होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहा होगा, और दोनों को जब मिक्स किए तो यार रिएक्शन हो रहा होगा उनके बीच में। पहला पॉसिबिलिटी क्या है? पहला पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि CH3Cl का एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे CH3Cl के साथ कंबाइन कर जाए, मतलब एक CH3Cl दूसरे CH3Cl के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों अल्काइल हैलाइड सेम अल्काइल हैलाइड के बीच यदि रिएक्शन हो जाता है, सोडियम डाइईथर तो पड़ा है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? एक प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, CH3CH3 मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट तो समझ में आया हो कि यार ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब तुम लोग को यदि ये चीज़ समझ में आया ना तो आगे का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक तो यार ये हुआ, दूसरा क्या होगा, जब CH3CH2Cl किसी दूसरे CH3CH2Cl के साथ कंबाइन कर जाए तो ऐसा होगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो 2 कार्बन है ना, 4 कार्बन वाला यार आपको एल्केन मिल जाएगा। समझ में आया? एक बार ये खुद के साथ कंबाइन किया, इसको हम लोग सेल्फ उर्ज रिएक्शन कह सकते हैं। ये खुद अपने CH3CH2Cl के साथ कंबाइन किया, इसे भी सेल्फ उर्ज रिएक्शन कर। ये 2 प्रोडक्ट तो बन गया। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो तीसरा प्रोडक्ट यहाँ सिंपल है, इस बॉन्ड को तोड़े, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट।
ये डॉट को इस डॉट पे लाके जोड़ दो। ऐसा भी तो हो सकता था ना, पहले तो ये खुद दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया, ये खुद दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया, ये इसके साथ भी तो कंबाइन कर सकता है। यदि ऐसा होता है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको जिस बात का, वो ये कि यदि आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला भी अल्केन मिल रहा है, तो ये गलत बात है। आपको 2 में इवन तो दिख रहा है और इसमें आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम दैट इज प्रोपेन भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन बन तो रहा है, लेकिन हम लोग इस मेथड से प्रोपेन नहीं बनाते हैं। अब बात ये है ना कि यार हम लोग प्रोपेन क्यों नहीं बनाते हैं इस मेथड से, यहाँ तो हमें दिख रहा है यार प्रोपेन तो बन रहा है, तो फिर हम लोग ये मेथड क्यों नहीं प्रेफर करते हैं प्रोपेन को बनाने में। तो इसका वजह सिंपल है कि यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोपेन के साथ ये 2 और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल गया, और इसलिए यहाँ पे प्रोपेन का जो सेपरेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब सेपरेशन का मतलब यार तीनों एक साथ मिला ना, हमें ये प्रोपेन चाहिए तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा ना इस दोनों के साथ। तो सेपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में शायद आपको पता हो कि जहाँ बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है ना, जहाँ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा पाते हैं। लेकिन इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते, और इसलिए इसका सेपरेशन डिफिकल्ट, इसलिए हम लोग यहाँ प्रोपेन को ऑब्टेन करने के लिए मेथड यूज नहीं करते। समझ में आ रहा है प्रोपेन को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? चलिए, होप कि यार ये चीज समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो ये तो हो गया यार क्रॉस ओर्स रिएक्शन का कहानी। तो क्रॉस ओर्स रिएक्शन में याद रखिएगा यार, हम लोग 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं और वो कंबाइन करके यार मोर देन 1 प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इस केस में मिलता है, इसलिए क्रॉस ओर्स रिएक्शन कभी भी प्रीफर नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया यार क्रॉस ओर्स रिएक्शन का कहानी। इसके बाद हम लोग एक और ओर्स रिएक्शन में टाइप्स होता है, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ कि तुम लोग लिख लेना यार खुद से। क्रॉस मतलब कि हम लोग क्रॉस ओर्स रिएक्शन जो है ना प्रेफर नहीं करते हैं टू ऑब्टेन एल्केन्स। क्यों नहीं करते यार? बिकॉज a mixture of alkanes is obtained in this case and the separation of these alkanes become difficult. Why? Because of nearly same boiling point. इनका boiling point क्या होता है? सेम होता है, इस वजह से इनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। ये अपने शब्दों में यार तुम लोग लिख लेना, इतना तो कर सकते हो ना। हाँ चलो यार। इसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल, यानी सेम मॉलिक्यूल में यदि वुड्स रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अब समझते हैं यार इसको एग्जांपल से। CH3 CH2 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 Cl, और यहाँ पे भी ऐसा है, समझो। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में आपको 2 अल्काइल हैलाइड देखने को मिल जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो डॉट डॉट, यहाँ से ब्रेक करो डॉट डॉट, और इस डॉट को इस डॉट के साथ जोड़ देना है यार। यदि इस डॉट को इस डॉट के साथ जोड़ दिए, कैसे जोड़ेंगे? तो देख यार कैसे जोड़ेंगे। ये CH2 ये CH2, इस Cl को मैंने थोड़ा सा इधर बेंड करके लिख दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2 Cl, इस CH2 को थोड़ा मैंने बेंड करके लिख दिया, मतलब इसको यहाँ पे लटका दिया, इसको इधर लटका दिया। ये Cl तो हट गया क्योंकि इसके ऊपर डॉट आ गया, ये Cl भी हट गया क्योंकि इसके ऊपर डॉट आ गया, और ये डॉट जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड से जोड़। तो इस तरह, हाँ यहाँ पे बॉन्ड था ना, मतलब यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल गया? साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन हो रहा है और किस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये साइक्लोब्यूटेन हम लोग इस मेथड से बना लेते हैं। और भी देखो यार, 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो यार यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे क्या फाइनल प्रोडक्ट बन जाए? सोडियम ट्राइथर हर जगह है, सोडियम ट्राइथर ही है। तो अगेन यहाँ पे देखो यार, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, डॉट का मतलब फ्री रेडिकल, समझ रहे हो ना। इधर भी डॉट इधर भी डॉट, क्या करना है आगे? इस डॉट को इसके साथ जोड़ दो। तो 1 2 3 4 5,
मतलब यहाँ पे आपको 5 कार्बन आइटम वाला साइक्लोपेंटेन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से यार ये इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शन हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन देखो आईआईटी में जो आया हुआ क्वेश्चन से, आईआईटी का नाम सुनकर डर रहा मत यार तुम लोग कि यार आईआईटी में आया तो ये सवाल तो हमसे नहीं ये बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा से पढ़े हो तो सब बनेगा। सोडियम ड्राईथर यही क्वेश्चन आईआईटी में, कैसे बनाओगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। यार तरीका वही करना है यार, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड को ब्रेक करना है और डॉट डॉट लाना है, उसको जोड़ देना है, काम खत्म। कार्बन हेलोजन आगे क्या करना है, डॉट डॉट को जोड़ दो, क्या मिला आपको, समझ में आ रहा है। तो यार इतना सिंपल है। चलो यार यदि समझ रहे हो तो बढ़िया बात। सोडियम ड्राईथर बताइए यार क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, देख यार क्या बनेगा। बड़ा सिंपल यार, कार्बन हेलोजन हर जगह पूरे ऊर्जा रिएक्शन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, डॉट डॉट डालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही करना है यार पूरा ऊर्जा रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 लाइन, मतलब इथेन मिल गया। कटिंग माय पॉइंट ना। हाँ यार चलो समझ में आना चाहिए यार, इतना इजी वे में तुम लोगों को समझाया जा रहा है। इधर Cl इधर Br है मान लो। सोडियम ड्राईथर क्या बनेगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, जल्दी से बताएं आप लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग को बहुत सारे जगह दिख जाएंगे ये क्वेश्चंस। क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। अब ये जैसे डॉट आया जरा देख रहे हो, ये डॉट है ना इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ गया, रेजोनेंस में दिख रहा है ना। यदि रेजोनेंस में आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये वाला भी बॉन्ड, रुको एक काम करता हूँ मैं, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट। ये कैसे आया समझ में आ रहा है, ऊपर CCl बॉन्ड, नीचे CBr बॉन्ड, ब्रेक किए, डॉट डॉट। इसको एक जगह यदि फ्री रेडिकल बन गया ना किसी मॉलिक्यूल में, तो उस रिएक्शन में हर एक जगह आपका बॉन्ड ब्रेक होकर फ्री रेडिकल ही बनेगा। यदि कहीं भी मॉलिक्यूल में एक जगह फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल में जो भी अब नेक्स्ट बॉन्ड आप ब्रेक करोगे ना, तो उसको भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही ब्रेक करना है आपको। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। देखो यार समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, ये एक डॉट यहाँ पे, 2 डॉट तो समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा इधर भी डॉट, इधर भी डॉट, ये डॉट आपस में मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड। ये डॉट और ये डॉट आपस में मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड। तो इस तरह से क्या बन गया फाइनली आपका बेंजीन। समझ में आ रहा है फाइनली बेंजीन किस तरह से मिल रहा है, क्लियर है। चलो यार तो इस तरह से यार ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अपना वुड्स रिएक्शन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। वुड्स रिएक्शन यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा यार डेप्थ में आप लोगों को समझा। 1-2 चीज़ें यार वुड्स रिएक्शन के बारे में जो अक्सर मतलब कि इसका डिमेरिट्स का बात होता है कि वुड्स रिएक्शन का क्या डिमेरिट्स है, क्या खामियां, ड्रॉबैक क्या है। तो देखो यार 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। पहला तो यार मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जरा सोचो कि क्या तुम मीथेन को कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो बाय दिस मेथड का मतलब क्या, बाय वुड्स रिएक्शन। यदि मीथेन प्रिपेयर करना हो तो क्या मीथेन प्रिपेयर कर सकते हो, कभी भी नहीं। तुम रिएक्टेंट में 1 कार्बन वाला भी अल्काइल हैलाइड लोगे ना, तो आपको एटलीस्ट 2 कार्बन वाला एल्केन मिलने वाला है प्रोडक्ट में। यदि आप 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लोगे तो 4 मिलने वाला है। मतलब आपको मीथेन तो कभी भी किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। प्रोपेन तो फिर भी यार हम लोग को क्रॉस वुड्स रिएक्शन में प्रोपेन मिल भी जा रहा था, लेकिन मीथेन तो कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। और सेकंड, alkanes having या alkanes containing odd number of carbon atom, odd number of carbon atoms is not prepared by this method. Is not prepared by this method. यानी ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाले एल्केन को इस मेथड से नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते यार जानते हो, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल जाता है, उनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है और ऐसे में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते, दैट्स वाई। तो यार 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है किसका, वुड्स रिएक्शन का, तो ये ध्यान में रखना है आपको।
तो ये तो हो गया यार वुड्स रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम लोगों का फिटिंग रिएक्शन। तो चलो यार अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। चलो यार हेडिंग डाल दो फिटिंग रिएक्शन। तो यार अब जो भी नेक्स्ट रिएक्शन है सब के सब वुड्स रिएक्शन टाइप के ही हैं। फिटिंग रिएक्शन ये सब साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, तो इसलिए तुम लोग ये मत सोचना ये नाम कहाँ से आ गया है ऐसा ऐसा। चलो फिटिंग रिएक्शन। तो देखो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, आप वहाँ पे जो वुड्स रिएक्शन था ना उसमें एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड ले रहे थे। एलिफेटिक का मतलब स्ट्रेट चेन वाला अल्काइल हैलाइड ले रहे थे। इसमें क्या एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड आप लेते हो, एरोमेटिक हैलाइड लेते हो, मतलब बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली क्लोरीन लगा होता है, डायरेक्टली हेलोजन लगा होता है, और उसका यहाँ पे आपको वुड्स रिएक्शन कराना होता है। देखो नाम अलग है, बाकी काम सब वही है, बस यहाँ पे एलिफेटिक की जगह पे एरोमेटिक हैलाइड ले लिए हैं, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन लगा, इसको एरोमेटिक हैलाइड कहते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यार यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 2 मोल इसका ले लेंगे। अब 2 मोल लेके यार Cl को तोड़ दो, Cl हटा दो, 1 डॉट यहाँ 1 डॉट यहाँ, इसको जोड़ दो इसके साथ, क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है? बाइफिनाइल। 2 बेंजीन रिंग 2 फिनाइल रिंग आपस में जुड़ गया, नाम क्या हो गया? बाइफिनाइल। तो इस तरह से यार फिटिंग रिएक्शन में बाइफिनाइल मिलता है। तो इसमें एरोमेटिक रिंग हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया यार फिटिंग रिएक्शन। सेम वे में यार नेक्स्ट जो है वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बिल्कुल सेम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अब देखो यार नाम पे ही जाओ ना, वो एक वुड्स है दूसरा फिटिंग है, मतलब एक अब यहाँ पे एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड लेंगे और दूसरा एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। बस नाम यार चेंज कर दिया गया, बाकी कुछ भी नया नहीं है। जैसे मान लो यार यहाँ पे Cl है, प्लस रिएजेंट तो वही सोडियम ट्राइथर, प्रोडक्ट बनाइए, यहाँ से Cl यहाँ से को यार इसको थोड़ा अच्छा से कर, समझ में आ रहा है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ना है, डॉट डॉट बनाना है, जोड़ देना है उसे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया? बेंजीन में CH3 लग जाएगा। बेंजीन में CH3 लग जाता है, इस स्पेशल कंपाउंड का नाम होता है टॉल्यून। याद कर लीजिए, याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आगे इसका बहुत यूज आएगा तो याद हो ही जाएगा, बाय द वे याद कर लो यहीं पे। तो टॉल्यून बन जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कुछ नया नहीं है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस एलिफेटिक की जगह पे यहाँ एरोमेटिक आ जाता है फिटिंग रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? उल्मन्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी रिएक्शन सेम है, बस यहाँ रिएजेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उल्मन्स रिएक्शन, रिएजेंट यहाँ पे देखो क्या लेते हैं? कॉपर हीट, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की जगह पे हम लोग जनरली अल्काइल आयोडाइड लेते हैं, ठीक है ना, मतलब बेंजीन के साथ आयोडीन लेते हैं यहाँ पे हेलोजन में, और इसका ये कॉपर हीट यहाँ पे, ठीक है ना, कॉपर हीट। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे यार? प्रोडक्ट वही मेथड जो हम लोग अब तक करते आए हैं, 2 इक्विवेलेंट इसका अगेन ले लो, समझ में आ गया? जो अभी किए थे वही करने आगे, 2 बेंजीन को जोड़ दो, मतलब अगेन क्या मिल गया आपको? बाइफिनाइल। मतलब यार उल्मन्स रिएक्शन में 2 चेंज आया, एक तो यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड में हम लोग आयोडाइड लिए हुए हैं, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन सब चल जाता था आयोडीन, यहाँ पे आयोडाइड लेते हैं और कॉपर हीट लेते हैं, लेकिन इससे पहले सोडियम ट्राइथर लेते थे। तो यहाँ पे ये और ये चेंज हुआ, बाकी प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही है। कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड को ब्रेक करो, डॉट डॉट आएगा, जोड़ दो, बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ये था उल्मन्स रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है फ्रैंकलिन रिएक्शन। देखो यार सबके सब रिएक्शन बिल्कुल सेम नेचर के हैं, देख रहे हो यार। वुड्स रिएक्शन पढ़ने में इतना समय लगा है, और देखते देखते हम लोग 3 रिएक्शन और एक्स्ट्रा पढ़ लिया 2 मिनट के अंदर। तो यार इसलिए एक रिएक्शन को अच्छे से पढ़ते हो ना, तो उसका आपको जो फायदा है ना वो आगे चलकर मिलता है, फल जो है वो आगे मिलता है। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन रिएक्शन। सब अंग्रेज लोग के नाम पे यार रिएक्शंस पढ़ा है, इसलिए थोड़ा तुम लोगों को दिक्कत हो जा रहा है, इसलिए यार तुम लोग भी 2-4 रिएक्शन नया नया खोजना, ताकि यार इंडियन के नाम पे पढ़े और रिएक्शन को याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बच्चा लोग केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लेता है, कैसे होगा? इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। तो देखो यार फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग RX प्लस R'(X), यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं जिंक हीट, रिएजेंट चेंज हो रहा है। वुड्स फिटिंग ये समय सोडियम ट्राइथर से काम चल रहा था, उल्मन्स रिएक्शन में कॉपर हीट, फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक हीट। इसमें तो यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड लेते हैं,
अब दो अल्काइल हैलाइड जो ले रहे हैं वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है यार मतलब कि क्वेश्चंस में क्या दिया है। जो भी हो आर और आर डैश, तो यहाँ पे आर के जगह पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका आर आर डैश मिलेगा प्लस ZnX2, मतलब यहाँ का आर यहाँ का आर डैश आपस में जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, जिंक हीट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ से समझ में आ रहा है। और ये CH3 को यहाँ पे जोड़ दो, क्या मिल गया फाइनल प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH3, ये हो गया आपका फाइनल। कैसे बना यार, समझ में आ रहा है। CCl को मतलब वही है जो वुड रिएक्शन कर रहे थे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, डॉट डॉट बनाना है और जोड़ देना है। यहाँ पे प्रोपेन मिल रहा है, तो इसलिए फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है, चलो यार गुड। तो ये तो हो गया फ्रैंकलिन। अच्छा, इसमें हो सकता है CH3Cl, यहाँ पे भी CH3Cl ले लिया होता, तो ऐसे में आपको इथेन मिल जाता, दो कार्बन वाला एल्केन मिल जाता, दोनों चलता, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों हम लोग एल्केन को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसलिए मैं नोट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिमेट्रिकल एंड unsymmetrical alkanes can be obtained by this method। ठीक है ना, इस मेथड से हम लोग दोनों तरह के अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्केन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। चलिए, ये तो हो गया फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसके बाद आगे यार एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोरी हाउस सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है। कोरी हाउस सिंथेसिस, नाम पे मत जाना, कोरी हाउस सिंथेसिस। देखो यार होता क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, इसमें सीरीज ऑफ रिएजेंट्स यूज करते हैं। पहला हम लोग लिथियम यूज करते हैं, ठीक है ना, लिथियम यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप में, फिर हम लोग कॉपर आयोडाइड यूज करते हैं, और थर्ड स्टेप में कोई अदर अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं R-S, और ये आपका फाइनली बना देता है R प्लस बाय प्रोडक्ट में समथिंग समथिंग बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, इवन आप एग्जाम में नहीं भी लिखते हो तो आपका मार्क्स नहीं कट होता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन का यह फायदा है। इसलिए बस आपका जो मेन प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है वो लिखना है, और वो सही से लिखना है। रिएक्शन को बैलेंसिंग करना, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है उसको बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। मेन प्रोडक्ट आपका ये है, इसके अलावा भी तो कुछ कुछ बन रहा होगा, तो उससे हमें मतलब नहीं होता, उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये लिथियम कॉपर आयोडाइड RDSX है, यही आपका मेन रिएजेंट है कोरी हाउस सिंथेसिस का। मतलब ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, और यहाँ का R और यहाँ का R', ये आपस में मिलकर आपका अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्केन बना। देखिए यार ये भी अल्केन है, दोनों का दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गया, तो हायर अल्केन ये भी ऑब्टेन आपको बना कर देता है। अब इसी में देखना, थोड़ा सा हम लोग इस रिएक्शन को जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे CH3Cl है मान लो, तो फर्स्ट स्टेप में लिथियम, देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग 2 मोल्स लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, CH3Li बन जाता है प्लस LiCl अलग से बना देता है ये। फिर ये जो CH3Li बना, ये आपका कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना देता है। यहाँ पे हम लोग इसका 2 मोल लेते हैं, ये बना देता है आपका CH3(Cu)Li, कॉपर लिथियम है, ठीक है ना, CH3(Cu)Li। तो यहाँ पे एक Li अभी और बच गया और एक आयोडीन बच गया, तो ये आपका LiI बना देता है। ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये जो रिएजेंट दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट यार काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, गिलमन्स रिएजेंट। मतलब यार गिलमन्स रिएजेंट को शॉर्ट में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, R2CuLi, मतलब डायल्काइल लिथियम क्यूप्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे, डायल्काइल। R2 का मतलब डायल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये गिलमन्स रिएजेंट होता है।
याद रखना यार, ये पूरा पूरा सीरीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बस हमको यार रट लेना है तीनों, क्या क्या बन रहा है हर स्टेप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यार मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। अब ये जो CH3 बना, CH3 बना, ये आपका किसके साथ रिएक्ट कर जाता है लास्ट स्टेप में, तो किसी R' के साथ, ठीक है ना। अब R' मान लो यार CH3CH2Cl है, और इसके साथ जब रिएक्ट कर जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो यहाँ पे जो R दिख रहा है ना RH का, ये इस R के साथ कंबाइन कर जाता है, क्या बना देगा प्रोडक्ट का, CH3CH2CH3, मतलब आपका प्रोपेन बन जाएगा। हो रहा है इतना तामझाम, पहले स्टेप में हम लोग लिथियम यूज़ किए, सेकंड स्टेप में कॉपर आयोडाइड यूज़ किए, थर्ड स्टेप में हम लोग CH3CH2Cl, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका यहाँ का जो अल्काइल हैलाइड हम लोग फर्स्ट स्टेप में जो अल्काइल हैलाइड ले रहे थे उसका अल्काइल, और जो लास्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड है उसका अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको जब दिखे ना, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी दिख जाए आपको, CH3CH2Cl प्लस CH3CH2Cl, या फिर यहाँ पे मान लो Br दिया है, कुछ भी दिया हो सकता है। फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये देखो, ये कौन सा रिएजेंट है, गिलमन्स रिएजेंट है, गिलमन्स रिएजेंट। हो क्या रहा है यहाँ पे, R2CuLi, तो ये R जो ग्रुप दिख रहा है ना वो इस R के साथ कंबाइन कर जाएगा, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा ना वो CH3CH2 यहाँ का। अब यहाँ होल 2 है तो होल 2 पे मत जाना, बस और बस ये अंदर वाले से मतलब है, R2 में R से मतलब है, तो इसलिए आप अंदर वाला R ले लिए, और प्लस यहाँ का ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, आपका ब्यूटेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से ना दिया हो, आपको डायरेक्ट गिलमन्स रिएजेंट का किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, तो याद रखें गिलमन्स रिएजेंट यदि अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फाइनली ये अल्केन बनाता है, और ये अल्केन जो है अगेन ये इवन और ऑड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो। तो ये आपका यार कोरीहाउस सिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके बाद हम लोग मेटल्स और एसिड का रिएक्शन देखते हैं।